हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार यूपी लीड का जो पेपर है वो एनटीए कंडक्ट करा रहा है, जिसमें एसपीटीआई एचपीटीयू जो भी आप कहते हैं वो इसको इंक्लूड कर लिया गया है। ट्रिपल एमयूटी आईआईटी बहुत सारे अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं यूपी लीड के, तो आप उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, सबको पता है। तो उसके लिए मैं 2019 का एक पेपर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है प्रीवियस ईयर से कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते पर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा, जिससे 90 से 95% सिलेबस आपका मैथ का आता है, क्योंकि मैथ आजकल 15 से 20 नंबर का आ रहा है लास्ट के 2 ईयर से। तो आपको थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, इसी से आपकी रैंक बनेगी। सिर्फ टेक्निकल से नहीं बनेगी, सिर्फ मैथ से नहीं बनेगी, आपको दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी। तो आप देखिए, थोड़ी सी नॉइज़ हो सकती है तो उसको आप इग्नोर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, -3x + 7 <= -13। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, और ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -3x + 17 <= -13, और ऑप्शन दे रखे हैं। देन एक्स की पूछ रहा है, रेंज या वैल्यू कहाँ कहाँ तक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, सबको पता है इनइक्वलिटी का। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप सबको पता है 3 > 2 होता है, बट अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, सपोज -3 और -2 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि -2 होता है -3 से, मतलब कि माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वलिटी में तो साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे एक्स का कोफिशिएंट माइनस में दिख रहा है, इसको मैं पॉजिटिव बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ईजी रहता है। पॉजिटिव बनाया मैंने, माइनस से वो साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, और साइन ऑफ इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी। चेंज होकर क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। अब ये इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो 3x क्योंकि ऐड हो जाएगा, इधर जाके 30 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 10। x इज ग्रेटर देन 10, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आपका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 10 to इंफिनिटी ओपन इंटरवल। और ये आपका ऑप्शन ए में दे रखा है आई थिंक। अगर सपोज करो यहाँ पे इक्वल टू भी होता तो आपका ये ओपन इंटरवल नहीं आता, यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी एक ये लग रहा होगा इक्वल टू का साइन तो आपको क्लोज इंटरवल लिखना है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा, इन दोनों सिंबल के लिए ओपन ब्रैकेट, अगर ये वाला सिंबल कहीं भी दिखता है तो इसके लिए सॉरी, ये इन दोनों में से कोई भी सिंबल दिखता है तो इसके लिए क्लोज ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। तो आपका पहला क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आया, कैलकुलस का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल कह रहा है कि कोई एक फंक्शन दे रखा है आपको, और फंक्शन के बारे में कह रहा है कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x + x² पावर अप टू x की पावर 100 तक, ऐसा आपको कह रहा है। आप चाहो तो इसको जनरल फॉर्म में लेके फिर भी कर सकते हो, पर ऐसे सिंपल क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट ही करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको दे रखा है एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 + x + x² अप टू x की पावर 100 तक, और आपसे कह रहा है f'(x1), मतलब f' का मतलब होता है f'(x) मतलब होता है कि इस जो भी फंक्शन दे रखा है उसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन। अब कह रहा है पर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें x की जगह 1 पुट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं। आप सबको पता है कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1, x² का 2x, अब टू ऐसे करते करते हम डायरेक्ट लास्ट का टर्म लिखते हैं 100x की पावर 99। किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, ऐसे बीच में कुछ टर्म रहेंगे। अब ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू हमें f'(1) पर चाहिए, x की वैल्यू 1। जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और ये अप टू 100, x की 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, अप टू 100 तक। अब इसको समीशन आपको पता हो, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है उससे कर सकते हो, अदरवाइज AP से कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, जिसमें n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स कितने। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने 100, तो आंसर हो गया 100 इंटू 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 50 टाइम्स, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 50 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, कुछ कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं अभी आपको बीच में वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगा जिससे आपका आता है, तो आप देखते रहिएगा। अब ये कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन है बायनोमियल से, 2 सक्सेसिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन। सक्सेसिव टर्म्स कौन से होते हैं भाई, एक के बाद एक, मतलब जस्ट उसके तुरंत बाद कोई नंबर आता है, जैसे 3 और 4 आपस में सक्सेसिव है। 5 और 7 सक्सेसिव है नहीं भाई, क्यों, इसके बीच में 6 आता है। 5 और 6 सक्सेसिव है, 6 और 7 सक्सेसिव है, मतलब अगला वाला नंबर और उसके पीछे वाला नंबर दोनों सक्सेसिव कहलाते हैं।
कह रहा है दो सक्सेसिव टर्म इस एक्सपेंशन का जिसकी पावर दे रखी है 24, whose कोफिशिएंट आर इन द रेशियो, उनके कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है। इस एक्सपेंशन के दो ऐसे टर्म है जिनके कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा है, तो आपको टर्म बताने हैं कौन कौन से हैं। कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट को लेंगे, और मैं इसकी आपको PDF भी दे दूँगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बस तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, सिंपल वे में करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 1 + x की पावर 24, इसने बोला ही है आपको। अब कह रहे हैं इसके दो सक्सेसिव टर्म, मतलब अब आपको सबको पता होगा इसका TR, मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर दूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, इससे आगे आ जाए तो आप कर सको। अगर कोई भी एक्सपेंशन दे रखे आपकी 1 + x की पावर n, या फिर 1 हो, यहाँ पर कुछ भी टर्म हो, ऐसे भी हो सकता है x² + 1/x, ऐसे भी हो सकता है की पावर n, पर हम जनरल लेते हैं 1 + x की पावर n। इसके लिए आपको अगर कभी भी जनरल फॉर्मूला लिखना है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1। R क्या होता है मैं बताऊंगा। इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR, हमेशा याद रखना ये वाला R एक बड़ा होगा इस वाले से, या फिर ऐसे कह सकते हो यहाँ पे जो R होगा, यहाँ पे जो टोटल होगा, जैसे R+1 है ना, तो यहाँ पे R है क्योंकि ये किससे लेस देन होता है। अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस n - R। सेकंड टर्म क्या है इसमें x, और दो ही टर्म होनी चाहिए ये चीज़ लिखने के लिए, तब मैं बता रहा हूँ। तो सेकंड टर्म है x क्या आता है, जो यहाँ पर r होता है सेम r। तो ये आपका जनरल टर्म कभी भी लिखना हो आपको, या तो बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा, समझना है तो ऐसे होता है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये देखिए भाई 1 + x की पावर 24 आपका ये दे रखा है। तो आपको दो सक्सेसिव टर्म का रेशियो भी गिवन दे रखा है, तो उससे आपको कोफिशिएंट बताने हैं क्या होता है। तो देखिए भाई सक्सेसिव टर्म मान लो पहला TR है पहला टर्म, दूसरा टर्म सक्सेसिव क्या होगा, इससे एक ज़्यादा TR+1 वाला। तो इनका रेशियो गिवन दे रखा है TR/TR+1 = कितना दे रखा है मैं देख लेता हूँ, 1/4 रेशियो गिवन दे रखा है। अब आपको ये रेशियो दे रखा है, इससे आपको बताना है कि कौन कौन से टर्म होंगे वो। तो टर्म बताने के लिए आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए R की, तभी तो टर्म बता पाओगे कौन सा टर्म है। तो आपको R की वैल्यू पता होनी, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमको पता है इसके लिए अगर हमें TR लिखने, जैसे मैंने इसके लिए बताया था TR+1, तो TR+1 ही लिखते हैं हम जनरल फॉर्म में। तो क्या होता है NCR, पर यहाँ पे n क्या है 24, CR क्योंकि एक कम इससे। और फिर अब हमें 1 की पावर करेंगे तो वो कुछ भी हो जाएगा, x की पावर x से मतलब नहीं है, खाली कोफिशिएंट लेना है, तो खाली ये वाला टर्म लेंगे। अब मैं अगर TR की बात करूँ तो ये कितना होगा 24C, यहाँ पर एक ज़्यादा होता है इससे, तो यहाँ पर एक ज़्यादा होता है इससे, एक कम कितना होगा, अगर यहाँ पे R है तो यहाँ पे R-1 होगा। तो मतलब ये चीज़ पता चल गई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 20C4R-1 डिवाइडेड बाई 24CR। इसको आपको कैलकुलेट करना, आपकी R की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जिससे आप इजीली कर पाओगे। क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अगर आपके पास नोटबुक है जो भी आप है अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आपको कभी भी NCR/-1 का रेशियो दे रखा है, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं n-R+1 डिवाइडेड बाई R। सिंपल, इस चीज़ को लिख लेना, आपकी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी। अदरवाइज आप इसके फैक्टर को खोलोगे, फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, खोलोगे फिर इसको कैंसिल आउट करोगे। इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना, इसको किसी वे में यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही नहीं है कि यही चीज़ लिखी हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उससे एक कम चीज़ यहाँ पर होगी। फॉर एग्जाम्पल NC4 तो यहाँ पे NC3 होना चाहिए, इसका रेशियो इस फॉर्म में होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ऊपर देखते हैं हमने क्या लिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो NCR-1 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है और NCR नीचे लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है, तो इसको रिवर्स कर देंगे बस, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। ये उल्टा ही तो लिखा हुआ है, ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, ये किसके बराबर होगा, हमें यहाँ से R/n-R+1 के बराबर होगा भाई। अब R कितना है इसमें, R तो हमें निकालना ही है, तो R/n कितना है 24 + 1 25 -R कितना गिवन दे रखा 1/4। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से ये 4R हो गया, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर ही आ जाएगा, तो 5R हो गया,
20, ये तो कैलकुलेशन कंसेप्ट में आपको बता चुका हूँ। r इज इक्वल टू 5 आ गया, r इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब कि ये 5 आ गया और ये कितना हो गया 5 + 1 6। तो मतलब कौन कौन से टर्म हो गए, 5th एंड 6th टर्म। ये आपका आंसर हो गया फाइनली। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका बहुत हेल्प होगी, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत भी दे रखा है आंसर की में, तो उसकी दिक्कत मत लेना, मैं आपको बिल्कुल इधर से सब ठीक करूँगा। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसको मैं यही समझा देता हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम पूछता है जब एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे और एन से टोटल बार कितनी बार उसको टॉस कर रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं इसमें क्या करना है। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ तो आते ही है स्टूडेंट को, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ क्योंकि अब लास्ट टाइम है, इतनी जल्दी है नहीं, आप पूरा पढ़ लोगे। cos थीटा इज इक्वल टू 0, और देन आपसे पूछा है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। देखो करने के तो बहुत तरीके, पर इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपको पता चल गया sin थीटा बराबर cos थीटा। sin थीटा बराबर cos थीटा, मतलब कि ये वैसे आपको अगर पता होना चाहिए दोनों कब बराबर होते हैं, जब थीटा हमारा 45 डिग्री आंसर 45 होता है तभी आपस में बराबर होते हैं। और आपको ये नहीं पता कैसे बराबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी sin a बराबर cos b लिखा हो तो आपको इसका मतलब समझना है कि a प्लस एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहे होंगे, मतलब इनका जो सम होगा 90 डिग्री होगा। अगर sin a बराबर cos b लिखा हुआ है तो यहाँ पे sin a बराबर cos b लिखा हुआ है, मतलब थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आपको पता चल गई। अब 45 डिग्री sin 45 cos 45 दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू होती है sin 45 cos 1/√2। तो यहाँ पे करना क्या है, वैल्यू तो रखनी है 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। ये कितना हो गया हमारा, 1/√2 का स्क्वायर करते हैं तो 1/2 आता है, तो ये 1/4 हो गया आपका। और ये कितना हो गया आपका, ये भी 1/4 हो गया। करके देख लो ना आप, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, और फिर एक 2 को और मल्टीप्लाई तो 4 हो गया, तो यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब कितना हो गया 2/4, तो आंसर आपका क्या हो गया 1/2। तो 1/2 ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सिंपल पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों आपस में कोलिनियर दे रखे हैं, देन कंडीशन पूछ रहा है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसके लिए तरीके तो बहुत हैं, कैसे 2-3 तरीके हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, पर मैं आपको एक ईजी तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कोलिनियर के ऊपर तो आपको यही चीज़ करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या करना है आपको, जब भी कोलिनियर के ऊपर आता है या तो स्लोप से कर सकते हो। कोई कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक लाइन पर लाई करें, कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट। इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप होना चाहिए, तो ये कोलिनियर की कंडीशन होती है। एक कंडीशन और होती है, अगर कोलिनियर पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो इनसे कोई एरिया बनेगा ही नहीं, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होना चाहिए अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे मैंने तो बता रखा है स्टूडेंट्स को, पर आप सुन लीजिए जो नए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई ए पॉइंट दे रखा है, ए वाले पॉइंट ले लेता हूँ 1,2, बी पॉइंट दे रखा है आपका 0,0 और सी पॉइंट दे रखा है आपका a,b। आपको एरिया कैसे निकालना है, एरिया होता है 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। आपको कैसे लिखना है, लाइन से तीनों टर्म लिख दीजिए, लाइन से, जैसे 1 और 2, 0 और 0, ए और बी। बस एक चीज़ क्या करनी है, जो आपने पहले नंबर पर टर्म लिखे हैं उनको रिपीट करना है एक बार, बस खत्म। इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ से ए और बी की कंडीशन निकल के आ जाएगी आपके पास। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको भाई, सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस लिखना है। तो 1 का 0 मल्टीप्लाई करूँगा 0, 0 का बी में मल्टीप्लाई करूँगा 0, ए का 2 में मल्टीप्लाई करूँगा 2 ये वाला साइन प्लस के साथ आएंगे और इधर वाले साथ आपस में प्लस होंगे पर दोनों के बीच माइनस होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं माइनस करके ये वाले टर्म 2 × 0 2 प्लस 0 × a 0 प्लस 1 × b b। तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 दे रखा आपका 1/2 है, इधर जाके 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 0 रहा। इधर से निकला 2a, इधर से निकला माइनस का b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 2a, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी दे रखा है।
तो ये आपका आंसर होगा। तो कोलिनियर वाले पॉइंट को ऐसे ही करना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 के बारे में क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझो। सबसे पहले ये लाइन जो होती है, अगर इसके ये कोई लाइन है, इसके ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन कहलाते हैं। अब बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर मतलब दो पॉइंट आपस में लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। मतलब कि ये वाला जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट कहलाता है। बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट पर काटेगा। ठीक है, मिड पॉइंट पर काटेगा बाइसेक्टर। अब ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर तो है और इस लाइन को जो ज्वाइन कर रहे हैं जो पॉइंट, दो पॉइंट कौन कौन से दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू -2, -5 और बी इज इक्वल टू 2, 5। जो इन वाले पॉइंट से जो लाइन बन रही है उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब कि पॉइंट पूछ रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट पर लाई करेगा। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ये हो रहा, मतलब कि ये मिड पॉइंट पर काटेगा, मिड पॉइंट पर इसको कट करके जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट पर कट करके आएगा तो ये इस लाइन का पॉइंट भी तो होगा, इस लाइन पे लाई भी तो कर रहा होगा। मतलब कि आपसे बेसिकली यही चीज़ पूछी है। तो आपको मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला सबने पढ़ाई है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो कैसे निकलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को सम करके डिवाइड बाई 2 करना है। तो -2 और 2 का मैं सम करूँगा तो 0 आएगा और उसको डिवाइड किसी से भी करूँ 0 ही आता है आंसर। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम करके डिवाइड बाई 2। तो -5 + 5 को डिवाइड करूँगा 0, 0 डिवाइड बाई 0। तो आपका आंसर हो गया, जो पॉइंट हो गए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे वो पॉइंट हो गए 0, 0। ईजी क्वेश्चन है, फिर क्या आ सकता है, इस टाइप का कुछ आ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भाई देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एपी के ऊपर क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ नहीं है, ये 3-4 टर्म दे रखे हैं आपके एपी में दे रखे हैं, तो मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन है। एपी में आपके नंबर दे रखे हैं और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको पता है एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। n-2 करने के तो और भी तरीके हैं, n-3 पर मैं सबसे इजी जो आपको समझ में आ जाए वो आपको बताता हूँ। ये पहला टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। अब आपको एपी में दे रखे हैं तीनों नंबर, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ 4n-2। अगर मैं माइनस करूँगा तो माइनस का n और ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इन दोनों के डिफरेंस बराबर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपस में बराबर होते हैं। तो 5n+2 माइनस होगा, इसमें से करूँगा तो 4n और ये प्लस का 1 हो जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना है, n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से कितना हो गया 3n, ये कितना हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया n और ये कितना हो गया +3। बस इसको इधर ले जाओ तो 2n हो गया, इसको इधर ले जाओ तो 2 हो गया, n इज इक्वल टू 1। आपका आंसर आ गया। बिल्कुल बेकार क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इसमें कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही क्वेश्चन है ये। देखिए भाई 9 समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलो इसको अलग से लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस x² इज इक्वल टू 0। इसके पूछ रहा है कितने रूट्स होंगे, और जो रूट्स होंगे रियल हैं, नो रियल हैं, एक भी रियल रूट नहीं है, 4 रियल रूट हैं, 2 रियल रूट हैं, 1 रियल रूट है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक दिख रहा है, तो आपको इक्वेशन सबसे पहले देखो पावर 4 है, ओवरऑल मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 रूट होंगे, इतना पता है। अब 4 रूट रियल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। चेक कर ले, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x²। इसको सॉल्व करा तो मेरा आंसर आया x² x की पावर 4 + x² + 1।
इज इक्वल टू 0। अब देखो हमको पावर 4 को इजीली सॉल्व करना नहीं आता, पर हमको इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं। कैसे? जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मतलब a b c तो कोफिशिएंट होते हैं, पर यहाँ पे देखते हैं कि पावर एक डिक्रीज होती है। यहाँ पे अगर स्क्वायर का टर्म है तो यहाँ पे 1 होगी और यहाँ पे x की पावर 0 होगी जो कि 1 है। तो यहाँ पे देखते हैं इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ। हाँ भाई, इसको लिख सकता हूँ x² की पावर स्क्वायर प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है, पर ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर x² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या करूँ? अगर आपको कन्फ्यूजन होती है वैसे तो यहीं आप सॉल्व कर सकते हो कंपटीशन में कर रहे हो तो, अदरवाइज आपको x² को y मान लो थोड़ी देर के लिए। तो इक्वेशन होगी y² प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपकी इक्वेशन होगी। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले d चेक कर लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट वही बताता है नेचर क्या होता है। तो इसका d कितना होता है? d होता है b² माइनस 4ac। तो b² देख लेते हैं, 1 का स्क्वायर, ये कोफिशिएंट इसका b है a और ये c। b² माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 माइनस 3, मतलब d लेस देन 0, d नेगेटिव। d नेगेटिव किस केस में होता है? मैंने ग्राफ से ही बताया, d नेगेटिव होता है जब ये इस लाइन को टच ना करे। इस लाइन को टच ना करे मतलब कि रियल लाइन को टच नहीं कर रहा, मतलब कोई रियल रूट नहीं होगा। रियल नंबर लाइन होती है ना, तो मतलब कि सभी रूट्स इसके इमेजनरी रूट्स होंगे। मतलब d लेस देन 0 मतलब इमेजनरी रूट्स। तो जो आपके जो भी आंसर आ रहा है इसमें लिख रहा है नो रियल रूट्स, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, पर फिर भी मैंने ले लिया है। इसमें कुछ नहीं है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको अंदाज़ा लगाओ। कह रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इन दोनों डिजिट का सम कितना? 9। अब लास्ट में देखो पूछ रहा है नंबर है, वो नंबर की बात कर रहा है। सबसे पहले तो 9 देख लेते हैं किस किस का सम है। क्या 2 और 5 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। 7 2 9 6 3 9 3 6 9, मतलब इन तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब कह रहा है इफ़ 27 इज एडेड टू इट, मतलब 27 ऐड करते हैं द डिजिट नंबर गेट रिवर्स। मतलब अगर मैं इसमें 27 ऐड कर दूँ तो ये बी ए के बराबर हो जाएगा, मतलब ये चीज़ जो है रिवर्स हो जाएगी। ए भी लिख रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 27 ऐड करने पर ये नंबर रिवर्स हो जाए? इसमें ऐड करेंगे 27 तो 9 और 9, ठीक है। तो 9 और 9 पर ये रिवर्स हुआ। देखो भाई, पहले नंबर क्या था हमारा? 27 ऐड करने पर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। अब ये कह रहा है 63 में अगर 27 ऐड कर दूँ, क्योंकि ये दोनों तो नंबर सेम हो गए ना दोनों नंबर, और उसने नंबर के बारे में कह रखा है। तो 27 ऐड करूँगा तो कितना हो गया? ये 0, और ये कितना हो गया? 9, 0 9 हो जाएगा, ये भी नहीं आ रहा। अब 36 की बात करते हैं। तो 36 की बात करते हैं तो इसमें 27 ऐड करेंगे तो 63 आ गया। देखो 63 और रिवर्स करने पर 36, तो ये आपका ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो अब ये तो अप्रोच वाली बात होगी। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो आप कैसे करेंगे? देखो भाई, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि एक नंबर है जिसका 2 डिजिट है, कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे ए बी नंबर है, इन दोनों डिजिट का सम दे रखा है a प्लस बी दे रखा है 9, एक कंडीशन से दे रखी है। इफ़ 27 इज एडेड टू इट, मतलब इस नंबर में अगर मैं 27 ऐड करता हूँ, इस नंबर में 27 ऐड करता हूँ, तो ये क्या होता है? डिजिट नंबर गेट रिवर्स, मतलब नंबर रिवर्स हो जाता है, बी हो जाता है ये चीज़। तो आपसे नंबर पूछ रहा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इसको इधर लेके आएंगे तो ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू माइनस के 27, ये चीज़ हो रही है। आपको यहाँ से ये पता होनी चाहिए, अगर ये चीज़ मेरी हो रही है, किसी दो चीज़ का सम डिफरेंस, किसी दो चीज़ का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मतलब कि पहली वाला नंबर छोटा होगा, दूसरा वाला नंबर बड़ा होगा। मतलब ए की वैल्यू छोटी होगी, बी की वैल्यू बड़ी होगी। तो किस ऑप्शन में ए की वैल्यू छोटी है? ए की वैल्यू इसी ऑप्शन में छोटी है, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। मतलब देखो ए की वैल्यू यहाँ बड़ी है, ए की वैल्यू यहाँ बड़ी है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकते। ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ये ऑप्शन पहली कंडीशन से कट गया कि सम डिजिट का 9 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला ऑप्शन। तो करने के तरीके आप कैसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है। देखो भाई, एवरेज ऑफ, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब मीन भी होता है, तो मैं एवरेज लिखते चलता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू
सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो मतलब कि यहाँ पे सम क्या हो गया, सम का फॉर्मूला निकल के आया, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ठीक है, अब कह रहा है एवरेज ऑफ 5 नंबर, मतलब 5 नंबर, मतलब एवरेज दे रखा है और 62 दे रखा है एवरेज, और नंबर कितने दे रखा है 5। तो इन 5 नंबर का सम कितना हो गया, आप सम निकाल सकते हो यहाँ से। सम आपका हो गया 310। अब कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, कोई फर्स्ट 2 नंबर मैं इसको लिख लेता हूँ, फर्स्ट 2 को ऐसे लिख लेता हूँ F2, मतलब फर्स्ट 2 नंबर, इनका एवरेज दे रखा है 59। तो 2 नंबर की बात कर रहा है तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई, तो इनका 2 का सम कितना हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई 118। अब कह रहा है डेट ऑफ लास्ट 2 नंबर, मतलब लास्ट के 2 नंबर का सम दे रखा है, लास्ट के 2 नंबर का सम कितना दे रखा है 63 इंटू 2 नंबर है, तो ये कितना हो गया 126। अब मेरी बात सुनना, इसने इन्फॉर्मेशन दे दी, आपसे 3rd नंबर पूछ रहा है, आपको सबसे पहले ये पता चाहिए 5 नंबर का सम दे रखा है। मतलब अगर मैं इसको दूसरे पेज पे समझाता हूँ, यहाँ से आप वैल्यू देख लीजिए, 118 आ रहा है, 126 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 ये। जैसे मैंने 5 कोई नंबर दे रखे तो उनका सम आ रहा था 310, और शुरू के 2 नंबर का सम था, फर्स्ट 2 नंबर का सम 118, और लास्ट के 2 नंबर का सम था 126। आपको देखो एक पहला नंबर जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये 5 नंबर है। अब समझने वाले तो वैसे समझ गए होंगे, फिर भी ये समझा देता हूँ। अब ये इन सब का सम दे रखा है 1010, शुरू के 2 का सम दे रखा है 118, लास्ट के 2 का टर्म दे रखा है 126। तो ये वाला नंबर कैसे निकलेगा, ये नहीं बता पाओगे आप। टोटल में से इन दोनों का समीशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 310 में से इनका सब्ट्रैक्शन कर दो, तो देख लो कितना आ रहा है आपका आंसर। ये हो गया माइनस के 4, और ये कितना हो गया 4, और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 64 आपका आंसर आ गया। 6 और 50, 56, 66 आपका आंसर आ जाएगा। देख लिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका, 66 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 की। भाई ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंपल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है, ये थ्योरम होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे आप कर सकते हो। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिएगा, आप मैं PDF डाल दूँगा, उससे देख लीजिएगा। ये कह रहा है एक बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है मान लो, इसमें टोटल 100 पेन्स हैं। तो ये कह रहा है 10 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 10 पेन डिफेक्टिव है। तो 10 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 100 माइनस 10, 90 पेन नॉन डिफेक्टिव हो गए। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा तो बाद में सॉल्व करूँगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो रिक्वायर्ड कितने 10 और डिवाइड बाई टोटल कितने 100, तो ये डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 0.1 में। आप लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 0.1। अगर मैं आपसे पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी, तो आप क्या करते हैं, जितने हैं उतने डिवाइड बाई टोटल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव कितनी होगी आपकी 0.9। तो सबसे पहले ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आगे कर पाओगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 0.9, ये बेसिक से करा रहा हूँ मैं, अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से भी बता दूंगा आपको। अब कह रहा है ये क्वेश्चन में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ द सैंपल, मतलब सैंपल मतलब टोटल नंबर ऑफ जितने होते हैं वो सैंपल कहलाता है आपका, ऑफ 5 पेन आर ड्रॉन 1 बाई 1, मतलब 5 पेन उठाने हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन, ऐसे 5 पेन आपने सेलेक्ट कर लिए, ड्रॉन कर लिए 1 बाई 1, मतलब एक के बाद एक, विद रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट अलाउ, मतलब कि जैसे पहला पेन उठाया तो फिर उसके बाद जो पहला पेन उठाया था वो भी अवेलेबल है तो दूसरे वाले नंबर के लिए। ठीक है, एट मोस्ट 1 इज डिफेक्टिव। अब समझते हैं एट मोस्ट शब्द का मतलब क्या है भाई। एट मोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू, जो भी चीज़ कह रहा हूँ, एट मोस्ट 1 कह रहा है, लेस देन इक्वल टू 1, और कहता है एट लीस्ट 1, तो मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 और 1 से बड़े जितने भी पॉसिबल हैं वो। अब पेन उठाने हैं तो एक, या तो एक पेन एट मोस्ट कह रहा है तो एक उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या ज़्यादा से ज़्यादा एक से छोटा क्या होता है 0, एक भी पेन ना उठाएं, तो इसमें 2 केस इंक्लूड हो गए 0 और 1 वाले। ठीक है भाई,
अभी मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ईजी हो जाएगा, फिर भी मैं समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं कि क्वेश्चन यही सॉल्व करेंगे। देखो भाई अब क्या करा, मान लो कह रहा है सबसे पहले मैं वो वाले पेन ले रहा हूँ जिसमें मेरे, क्योंकि दो केस बनेंगे, एक जीरो पेन डिफेक्टिव, एक पेन डिफेक्टिव। ये तो कह रहा है ना एटलीस्ट एटमोस्ट वन इज डिफेक्टिव, या तो एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव हो बस, तो एक भी डिफेक्टिव ना हो या फिर एक डिफेक्ट हो। तो सबसे पहले जीरो वाले केस मतलब कि सभी पेन नॉन डिफेक्टिव, मतलब पहला पेन उठाया वो भी नॉन डिफेक्टिव, दूसरा उठाया वो भी नॉन डिफेक्टिव, तीसरा उठाया वो भी नॉन डिफेक्टिव, ये भी नॉन डिफेक्टिव, ये भी नॉन डिफेक्टिव। विद रिप्लेसमेंट मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 0.9, सबकी प्रोबेबिलिटी 0.9, क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो ये कितना हो गया, इसका आउटकम निकल के आया 0.9 की, मतलब जो भी इसका निकल के आया 0.9 की पावर 5। अब मैं वो वाले केस ले लेता हूँ जिसमें एक बार एक डिफेक्टिव पेन होगा। इस केस को थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा क्योंकि बेसिक से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान लो एक पेन डिफेक्टिव, कोई सा भी पेन डिफेक्टिव हो सकता है, तो 5 पेन है तो 5 पेन में से कोई सा भी डिफेक्टिव हो सकता है, ये भी डिफेक्टिव, 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 और 4 पेन नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो ऐसे टोटल केस कितने हो गए, टोटल 5 केस बनेंगे। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका एक टाइम का निकाल लो, मान लो किसी को भी इसको डिफेक्टिव मान लेते हैं और इन चारों को नॉन डिफेक्टिव, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.9 की पावर 4, एक डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.1। और ऐसे कितने केस बनेंगे, क्योंकि पहली बार में ये डिफेक्टिव आया हो सकता है और सब नॉन डिफेक्टिव हो, दूसरी वाले में ये डिफेक्टिव आया और सब नॉन डिफेक्टिव है, तो 5 केस बनेंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या हो गया, ये हो गया 0.5 इंटू 0.9 की पावर 4। अब देखो क्या करते हैं, अब ये तो मैंने निकाली जिसमें एक भी जीरो ना हो, और ये निकाली जिसमें एक मतलब एक भी डिफेक्टिव ना हो, इसमें एक डिफेक्टिव हो। तो क्या करते हैं, या तो ये हो या ये हो, मतलब और, या ये और, मतलब और के लिए करते हैं प्लस, तो दोनों के बीच प्लस का साइन आएगा। ये वाले ये हो गए 1 वाली जिनकी 1 आ रही है, और ये प्रोबेबिलिटी इसमें जीरो के साथ है, प्लस 0.9 की पावर 5। ये आपका आंसर होगा। ये तो हो गया बेसिक से, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ा है, बेसिक से था इसलिए। अब मैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ही बताना चाहता हूँ। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, वो सिंपल है, आपको एक चीज़ याद रखनी है। वो चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको रफ कर लेता हूँ जब तक। एक मिनट वेट करिएगा, इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन के बाद आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा। देखो भाई, जब तक इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, जब तक आपको मैं एक चीज़ सुनाना चाहूँगा, आप इस चीज़ को जो तुम्हारी बिलीव है वो दुनिया पे थोपना बंद करो। तुमको ऐसा लगता है इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया वैसी हो गई है। तुमको ऐसा लगता है तो जरूरी नहीं है कि सब तुम्हारी तरह सोचें, सब तुम्हारे हिसाब से सोचें। ऐसा कभी नहीं होता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं, सामने वाला भी ऐसा सोचेगा, सबसे बड़ी ब्लंडर, मिस्टेक। हमारे देश में हनुमान जी की कमी नहीं है, हमारे देश में जामवंत की कमी है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में कोई भेद नहीं है। उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं। किसी में कम ताकत, किसी में ज्यादा ताकत बना के उन्होंने ऊपर से नहीं भेजा है, सबको बराबर बना के भेजा है। बस कहानी ये है कि कुछ लोग भूल गए हैं कि उनके अंदर आकाश छूने की ताकत है। बस कोई जामवंत चाहिए जो याद दिला दे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसमें क्या होता है, आपको बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूले में जो कंडीशन होती है, पी ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स टी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एक्स क्या होता है, ये जो एक्स लिख रहा है वो क्या है, 0 से लेके 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट होना चाहिए, समथिंग फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और क्यू क्या है, क्यू क्या है भाई, ये P1 माइनस पी, अभी बताऊंगा क्या होता है। तो सबसे पहले एन की बात करूं तो एन क्या है, हमारे नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें कितने ट्रायल हो गए, 5 ट्रायल, मतलब 5 बार पेन निकाल रहे हैं, तो 5 हो गए, एन की वैल्यू हो गई 5। एक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेस, बताऊंगा अभी।
पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस, मतलब कि जैसे डिफेक्टिव निकाल रहे हैं ना, जैसे कि उसने कहा है कि डिफेक्टिव होना चाहिए तो सक्सेस होना चाहिए, सक्सेस मतलब एक डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव वाले नहीं, डिफेक्टिव वाले, और नॉन डिफेक्टिव इस केस में क्या हो गया, फेलियर वो बताऊँगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, आप नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। और क्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने बताई है, क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी। तो ये चीज़ आपकी फेलियर। अब इसको अप्लाई कब करना है, ये चीज़ थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा अपने, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपके पास, कभी भी आपसे ऐसी बात करता है कि नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रायल ये फाइनाइट हो, नंबर ऑफ ट्रायल आप फाइनाइट एंड फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में 5, एक बार में फिर 10, 15, नहीं, जितने भी कर रहे हो, जितनी भी बार कर रहे हो, सब में नंबर ऑफ ट्रायल फाइनाइट और फिक्स्ड होनी चाहिए। उसके बाद कोई सिर्फ दो ही तुम्हारे आपके वो होने चाहिए पॉसिबल, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, 2 ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, या तो सक्सेस कह लो या फेलियर कह लो, 2 ही होने चाहिए, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। और हमारे एग्जाम, हमारे क्वेश्चन में एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, इनका मतलब ये, मतलब कि 2 ही होने चाहिए, गुड और बैड, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, कुछ भी 2 चीज़ हो सकती हैं, सक्सेस और फेलियर से हम समझा के चल रहे हैं। अब क्या है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब कि जैसे हम डिफेक्टिव पेन, हर ट्रायल में कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कि जैसे हम रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, सब में 0.1 थी इसकी प्रोबेबिलिटी, 0.1 ऐसा नहीं है कि सब में चेंज हो रही थी, तो सबके लिए प्रोबेबिलिटी आपकी पॉइंट सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब कि जो डिफेक्टिव वाला उसकी प्रोबेबिलिटी सब केसेस में सेम होनी चाहिए। और ऑल ट्रायल आर इंडिपेंडेंट, और सब ट्रायल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, तब आप इस चीज़ को लगा सकते हो। अब बात सुनते हैं मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा मैं रब कर लूँ इसको, आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इस चीज़ को समझिएगा, लेस देन इक्वल टू 1 का क्या उसने कहा, एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव, मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 वाले केस की और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाले केस की, ये चीज़ ऐसे आपको करना है। अगर 2 कह देता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 भी निकल के आ जाता। अब इसके लिए पहले 0 के लिए लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, n, 5 ट्रायल है, 5 पेन उठाने एक एक करके, सी। अब आपकी बात करते हैं एक्स की, तो एक्स मैंने क्या बताया, आप में से कोई बताना चाहेगा, एक्स मैंने क्या बताया, देखो भाई कुछ नहीं है। एक्स क्या है, सबसे पहले एक्स यहाँ पे 1 और 0, तो हम 0 वाला ले रहे हैं, तो एक्स हमारा 0 हो गया, और आपको कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है। अब पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब 0 वाले केस ले रहे हैं, तो मतलब एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं होगा, तो पी की पावर 0, वैसे भी पी की पावर एक्स है ना, तो पी की पावर 0 सिंपल लिख दिया। और ये पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, पी की वैल्यू बताओ मुझे। पी की वैल्यू कुछ भी हो, पावर 0 है तो 1 ही आना आंसर, टेंशन नहीं लेनी है। अगला टर्म है क्यू की पावर n माइनस एक्स, एन हमारे ट्रायल माइनस 0, तो ये क्या है ना 5c0 क्यू की पावर 5। क्यू क्या है, फेलियर, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 0.9, ये हो गया 0.9 की पावर 5, और 5c0 कितना होता है आपका, सबको पता है 5c0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गई आपकी 0.9। अब इस वाले केस की बात करते हैं, प्लस इस वाले केस की बात करते हैं। अब इस केस में 1x की वैल्यू 1 है, तो 5c1 पहला टर्म, nc(x) होता है नंबर ऑफ ट्रायल, p की पावर x, p की पावर 1, और q की पावर n माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस 1। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, 5c1 कितना होता है आपका, 5c1 आपका 5 होता है, आपको सॉल्व करना आता होगा सबसे। p की पावर 1 मतलब डिफेक्टिव की पावर, डिफेक्टिव है, p मतलब डिफेक्टिव, q मतलब नॉन डिफेक्टिव, 0.1 की पावर 1, और q मतलब नॉन डिफेक्टिव 0.9 की पावर 4, तो आपका हो गया 0.5 इंटू 0.9 की पावर 4, इन दोनों का सम कर दे आपका फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.9 की पावर 5 प्लस 0.5 इंटू 0.9 की पावर 4। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, ये वाला तरीका ईजी है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो। बेसिक से थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाने की ज़रूरत है भाई, बेसिक है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसेप्चुअल तो कंसेप्चुअल है। देखो भाई 12th हो गया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 13
13 देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का अगला क्वेश्चन है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन आने लग गए। ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 5 ऑब्जर्वेशन विद द मीन दे रखा है m, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है s, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशन में क्या करा, k का मल्टीप्लाई कर दिया सब में। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से कर सकते हो आप, वो भी थोड़ा बेकार है वो मेथड, मतलब तब करना है जब कुछ ना हो। नहीं तो आपको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, अगर ऑब्जर्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ऑब्जर्वेशन को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मान लो s दे रखा है, अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर ऑब्जर्वेशन को, ईच और सेम ही कर रहा हूँ, k से ही नहीं किसी को k स्क्वायर से कर दिया सबको हर ऑब्जर्वेशन, तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा मॉड ऑफ k इंटू एस, मतलब ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन। बस जो मल्टीप्लाई यहाँ होगा उसके मॉड के साथ, अगर माइनस के से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी के मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब के एस। आपका आंसर हो गया सिंपल के एस, ये वाला, ये ऑप्शन दे रखा पर ये गलत आंसर है। अब बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो गई। अब डिवीजन भी होता तो क्या होता, एक्स वाई के होता, एक्स वाई के होता, तो ये क्या हो जाता मॉड 1/k, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन ही तो है पर 1/k लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको लगा सकते हो आप, मतलब कि जितना कांस्टेंट दे रखा है उसमें मॉड टाइम वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब मैं बात करता हूँ अगर यहाँ पे ये प्लस माइनस कर देता, जैसे x+2 कर देता, x2+2 कर देता, कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड कर देता या सब्ट्रैक्ट कर देता, तब क्या इफेक्ट पड़ता। तो भाई ध्यान रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शर्त यही है आपकी, कंडीशन यही है कि सेम कांस्टेंट से एडिशन होना चाहिए, सेम कांस्टेंट से सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही रहेगा उस केस में भी। क्वेश्चन नंबर 13 कर दो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल है, बस ये थोड़ा सा मिसिंग था, इसमें कुछ पार्ट मिसिंग था। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये कोई परपेंडिकुलर है, इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा था फ्रॉम द पॉइंट 2,3, ये पॉइंट दे रखा है 2,3, ये पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ रहा है इस लाइन पर, तो इसके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन गिवन नहीं दी हुई थी, इसलिए इसको क्वेश्चन को बाउंस क्वेश्चन हो गया, मतलब सबको मार्क्स मिले होंगे। फिर भी इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जनरल कंसेप्ट है जो कि स्लोप निकाल के और परपेंडिकुलर स्लोप और इनके बीच में होता है -1 होता है, वो चीज़ से कर सकते हो। एक आपको मैं और तरीका बता देता हूँ जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये एक तो लाइन सीधी नहीं बन रही, पहले लाइन ही बना लेते हैं। ये कोई अगर आपको दे रखा है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये कोई भी लाइन दे रखी है y = सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ax + by + c = 0। अगर ऐसी कोई लाइन दे रखी है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट दे रखा है, सपोज x1 y1 कोई पॉइंट दे रखा है, और आपको ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो भी होंगे, p के कोऑर्डिनेट a भी मान लेते हैं, a तो यहाँ पे ले रखा हमने, q s मान लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको एक तो तरीका कि इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, परपेंडिकुलर उसका -1 होता है, प्रोडक्ट वो चीज़ करो। अदरवाइज एक फॉर्मूला और होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x - x1 अपॉन a = y फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, जब दो कोऑर्डिनेट हों, 3D में चला जाएगा तो बात अलग है, y - y1 अपॉन b = इसके = लिख रहा है यहाँ पे ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा टर्म है वो नेगेटिव टर्म है। अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है फॉर्मूले की, देखो भाई ये x, तो हमें x और y तो मिलनी निकालनी है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x और y मान के चलेंगे। x माइनस, अब ये x1 क्या होता है भाई, ये रहे x1, जैसे उस वाले पॉइंट में दिए थे 2,3, कोई भी लाइन मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x + 2y माइनस का x + 2y माइनस का 3 = 0, हम ये लाइन मान लेते हैं इसकी, तो ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लगाना है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, x - x1, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x - 2 अपॉन a क्या लेना है भाई, याद रखना इस फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन। तो a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट मतलब 1 डिवाइडेड बाई y - y1, y1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई b कितना हो गया, ये वाला कोफिशिएंट देखो ये b लिख रहा है, डिवाइड बाई 2। एक मिनट टाइम दीजिएगा, फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे थे, देखिए भाई = माइनस टाइम्स ऑफ ax1, a मतलब ये लाइन का जो पहला कोफिशिएंट है 1
इंटू x1 मतलब 2 प्लस b मतलब इसका y का कोफिशिएंट 2 इंटू y1 मतलब 3 6 हो गया माइनस प्लस c है तो माइनस का c है प्लस प्लस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 तो ये हो गया 5। तो आपका यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो गया। अब एक बार कंपेयर करना है x माइनस 2 इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो गया 8 माइनस 3 5 5 माइनस माइनस का 1 तो ये हो गया x इक्वल टू इधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस का 1 तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2 और y ये तो कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। तो ये आपका आ गया आंसर 1। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,1। ये आप अप्रोच कहीं भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एप्लीकेशन की, कंसेप्ट रिपीट हो जाते हैं फिर से कह रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं इस स्लाइड के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराऊँगा 4-5 क्वेश्चन और कराने। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो भाई, क्योंकि देखो उससे पहले अगर मैं बात करूँ 2019 से पहले की, तो 2019 से पहले जो आपका सिलेबस आता था वो मैथ के क्वेश्चन कभी 3 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 5 आ गए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 क्वेश्चन। पर 2019 की बात करता हूँ तो 2019 से पैटर्न चेंज हुआ है, 15 से 20 क्वेश्चन दोनों ईयर में आए हैं। इस बार 18 ईयर आए 2019 में, 2019 में 18 क्वेश्चन आए, उसमें 19 से 20 क्वेश्चन आए 2020 में मैथ के क्वेश्चन। मतलब मैथ का वेटेज अच्छा खासा जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर आपको अच्छे कॉलेज लेने हैं तो। जो चैप्टर बता रहा हूँ 90% चांस है कि पैटर्न वही रहे, फिर भी NTA कंडक्ट करा रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार नहीं करा रहा था, इस बार करा रहा है। तो हो सकता है 19-20 एक का चैप्टर हो जाए, पर फिर भी मान लो 75% तो इसी में से आना ही है, 90% नहीं तो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहला चैप्टर। दूसरा जब बेसिक आएंगे सबके, बाइनोमियल एक्सपेंशन। थर्ड चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि आप तीनों चैप्टर को एक साथ पढ़ते हो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनसे 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अगला आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री बेसिक, टिग्नोमेट्री इनवर्स, टिग्नोमेट्री इक्वेशन से फिर भी पोर्शन कम आता है, अभी तक नहीं आया इक्वेशन से। टिग्नोमेट्री इक्वेशन से आएगा तो सिंपल आएगा। और आपका साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल ये आपको आने चाहिए। फिफ्थ आपका कैलकुलस का पार्ट है, जिसमें कि सिर्फ डिफरेंशिएशन और लिमिट अभी तक जो पार्ट लिया हुआ है बस ऐसे ही लिया हुआ है। 2020 में लिमिट के 2 क्वेश्चन आए और डिफरेंशिएशन का 1 आया, पर 2019 में लिमिट का 1 भी नहीं आया, डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3D। 3D से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, 6th इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं 7th की बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो वैसे सर्किल तक आता है आपका, स्ट्रेट लाइन, सर्किल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा इंक्लूडेड है। और मेनली आपको क्या क्या है, सेक्शन फॉर्मूले के बारे में पूछ लिया, ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पूछ लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चन, क्वाड्रेटेड स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। इनके डायगोनल का वर्टेक्स दे देता है, कुछ भी देता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कुछ भी इसमें आ सकते हैं। कोलिनियरिटी, जैसे कोलिनियर के ऊपर आया वो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और इसका एक पार्ट आता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो आपको पूरा पढ़ना ही है, स्ट्रेट लाइन में अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी। ये हमारे हो गए 7 चैप्टर। अब देखते हैं और चैप्टर्स की बात करते हैं। अगला चैप्टर, 2 ही चैप्टर बचे हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 चैप्टर बचे हैं बस। ये तो मेन चैप्टर है। अगर आप देखो 5 दिन बचे हैं, 5 दिन में आप ऐसा तो है नहीं है कि सब चैप्टर कर लोगे, बस आपने जो करा है उसका एक बार रिवीजन कर सकते हो। 8th चैप्टर स्टैटिक्स, 2 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। अगला चैप्टर AP और GP। HP भी है चैप्टर में तो वैसे, पर मेनली क्वेश्चन इन दोनों पर आते हैं, AP और GP पर सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और जो एक चैप्टर मैंने इंक्लूड कर रखा है वो है इनइक्वलिटी, जो कि एक क्वेश्चन आया था 2020 में, एंड डोमेन भी। डोमेन मतलब डोमेन रेंज दोनों, ये 2020 में एक क्वेश्चन आया इसके ऊपर। 2020 का कोई क्वेश्चन आपको टफ लगता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का मुझे क्वेश्चन टैग कर देना, मैं उसको समझा दूंगा आपको जैसे भी होगा। मेरी एडवाइस यही है कि मेन चैप्टर जो है आपके पास यही है। और मतलब मैं 2 साल का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, 2019 और 20 का। उससे पहले देखेंगे वो भी इन्हीं में से आए हैं, पर हो सकता है NTA कंडक्ट कराया तो 1-2 चैप्टर और ऐड कर दें, पर फिर भी ज़्यादातर पोर्शन इसी में से आने वाला है। इतना हम कह सकते हैं, अपनी एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, फिर भी इतना कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले।
चलो वही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात हो गई, अपना कंटिन्यू करते हैं। मैं एक मिनट देख लेता हूँ इसमें प्रीवियस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बहुत सिंपल है। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी, जीपी का थर्ड टर्म दे रखा 4, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेता हूँ। कह रहा है कि थर्ड टर्म, सबको पहले आपको जीपी पता है, पहला टर्म ए होता है, फिर कॉमन रेशियो इंक्रीज होता जाता है ए आर स्क्वायर ऐसे ही अप टू, जब थर्ड टर्म है तो पावर 2 है, तो एन टर्म होगा तो पावर कितनी होगी n-1, ऐसे पूरी सीरीज बनती है। अब कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है इसका, ये जो थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, ये आपका दे रखा है 4 के बराबर, जीपी है ये। और जीपी के, तो जीपी के आपको सम, इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला आना चाहिए, फाइनाइट सम का फॉर्मूला आना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, सब चीज़ें आपको देखनी है। अब कह रहा है फर्स्ट 5 टर्म का प्रोडक्ट, पहला टर्म ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और फिफ्थ टर्म ए आर स्क्वायर। ये पूछ रहा है आपसे कितना होगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। ए की पावर 5 और ये आर की पावर कितनी होगी, 1 2 3 3 3 6 और 4 10, आर की पावर 10। तो क्या मैं इसको ए आर स्क्वायर की पावर 5 नहीं लिख सकता? क्या मुझे ये वाली वैल्यू गिवन नहीं दी हुई? तो 4 की पावर 5, तो कितना 16 देखते हैं भाई। देखो वैसे इसके ऊपर तो मैंने टफ क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी करा रखा है जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो, जीरो और इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सबके बारे में आपको आना चाहिए। फिर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट पूछ रहा है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का कोई डिफरेंट नंबर है, डेट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट, इन डिजिट का यूज़ करके, एंड यूजिंग ईच डिजिट ओनली 1, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक बार यूज़ करनी है। तो भाई देखो चार ही बॉक्स हैं और चार ही आपको चीज़ मतलब इसमें एडजस्ट करनी है। तो जितनी चीज़ जितने नंबर उतने, जैसे एन सी आर होता है ना, जितने एन होते हैं उतने आर होते हैं, तो बराबर होते हैं, तो सिंपल आंसर 4 फैक्टोरियल होता है इसमें। तो क्योंकि अगर जीरो इंक्लूड हो जाता तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता, पर इसमें क्योंकि जीरो इंक्लूड पहले नंबर पे जीरो कर देते, 2 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर नहीं 3 डिजिट नंबर होता है, इसलिए उसका केस का अलग है, वो मैंने समझा रखा है। और इसमें 4 चीज़ें हैं और चारों अलग अलग हैं और चार ही बॉक्स हैं, तो फिल करना है 4 डिजिट नंबर पे, तो 4 फैक्टोरियल आंसर हो गया आपका 24, डायरेक्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, इन 2 थीटा की फॉर्म में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है tan थीटा इज इक्वल टू आपका दे रखा है जो भी आपका दे रखा है a बाई बी दे रखा है, आई थिंक a बाई बी, हाँ a बाई बी दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले करने के बहुत तरीके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी अगर आपको देख रहा है तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा है, तो cos क्या होता है b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होता है sin थीटा p अपॉन h, और दोनों के थीटा सेम है ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 2 थीटा सेम है, तो मतलब p अपॉन h, मतलब कि अगर इनका एलसीएम लूँगा तो नीचे h आएगा, तो नीचे h का टर्म तो आना है, ये तो पक्का है भाई। ऊपर क्या बचेगा 2 बेस b, तो ये वाला कैसा है बेस, मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप कर सकते हो कैसे भी। a और इसका आता परपेंडिकुलर, बस इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले cos 2, क्योंकि मैंने इस कर लिया नीचे स्टेप इजी हो गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2 थीटा। अब क्या मुझे कोई ऐसा, क्योंकि एक चीज़ गिवन है tan की फॉर्म में, क्या cos थीटा कोई ऐसा फॉर्मूला बचा है tan के फॉर्म में आता हो? हाँ भाई, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हमको पता है 2 थीटा और tan थीटा के टर्म में। इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1 माइनस a बाई बी मतलब a स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, नीचे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई cos 2 थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। हाइपोटेनस जिसमें ये होता है cos थीटा हाइपोटेनस, और ये होगा हमारा बेस, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू b अपॉन h। अब बात करते हैं sin 2 थीटा की बात करते हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, और फिर भी मैं आपको और दूसरा तरीका बता देता हूँ। वैसे एक तरीका ट्रिपलेट से भी होता है, ट्रिपलेट वाला अभी आप ना समझो, इसको ही समझो। साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला जो कि आपने पढ़ा हो किसी टर्म में, कोई भी फॉर्मूला, तो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ए और बी की वैल्यू रखिए, तो इस जगह 2ab अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
तो ये आ गया हमारा परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेनस। देखो हाइपोटेनस दोनों केस में सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वैल्यू रख दो बस। तो बी टाइम्स ऑफ बेस, बेस कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर जो कि 2ab है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना हो गया, मैं नीचे सॉल्व कर देता हूँ, यहीं सॉल्व कर देता हूँ। बी का क्यू माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर मैंने इसको सॉल्व करा तो हो गया बी का क्यू माइनस सॉरी प्लस आएगा ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन लूँगा तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपस में कट गए, ओवरऑल आंसर आ गया बी। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भाई, देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, tan बीटा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा बीटा दे रखे हैं ना, cos 2 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। और सिर्फ वैल्यू नहीं पूछ रहा, उसने क्वेश्चन भी ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी है। sin 2 थीटा, cos 2 अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है बीटा के टर्म्स में। तो ये क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको, आप लोग खुद ही सॉल्व करिएगा, मुझे आंसर बता दीजिएगा, अगर आपका आ जाता है तो ठीक है। बस मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ। cos 2 अल्फा निकालेंगे पहले कैसे, tan का फॉर्मूला पता है हमें, tan अल्फा का फॉर्मूला cos 2 अल्फा के ऊपर यूज़ करके आए, उससे निकल के आएंगे तो उसका आंसर 24/25 आएगा। अब इसकी वैल्यू चेक करके देखेंगे। देखो भाई एक ट्रिपलेट होता है, ये b/h होता है ना, b/h एक ट्रिपलेट होता है, मैंने बता रखा है 7, 24, 25, जिसमें ये b, ये h बड़ी वाली वैल्यू h और ये होता है p, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, पर यहाँ पे b दे रखा है तो ये p बचा है। तो sin 2 अल्फा क्या होगा, यहाँ से आप ऐसी भी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, 7/25। तो ये चीज़ों का आपको कैलकुलेट करके बस ये देखना है इसमें से किस ऑप्शन की वैल्यू, बीटा दे रखा है गिवन, और tan का 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए आपको, किस ऑप्शन की वैल्यू 24/25 आ रही है, तो ये आपको वो करना है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ और भी डिमांड कर दे तो मैं देख लूँगा, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू एवरीवन।